के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर शुरू करवा रहा हूँ और चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या है। इस चैप्टर को ध्यान से समझिएगा बच्चे, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आपको एग्ज़ाम में आना ही आना है और क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपको फॉर्मेट अच्छे से आता है तो आप इजीली 6 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और 6 में से 6 मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। Cash flow statement is a statement which shows inflow and outflow of cash and cash equivalent during a specified period। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? जो आपको कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो, इनफ्लो का मतलब होता है कैश का आना और आउटफ्लो का मतलब होता है कैश का जाना। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एंटरप्राइजेस, एक प्रोपराइटर कंपनी ये जानना चाहती है कि उसके पास कितना कैश आ रहा है और उसके पास से कितना कैश जा रहा है। इसलिए हमें बनाना पड़ता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आप सबको समझ में आ गया कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। ऐसी स्टेटमेंट जो हमें ये बताती है कि हमारे पास कितना कैश आ रहा है और हमारे पास से कितना कैश जा रहा है, उसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते क्यों हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, उसका पहला क्वेश्चन है कैश वर्सेस प्रॉफिट। कई लोगों को लगता है कैश और प्रॉफिट एक ही बात होती है, लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कैश होता है और जो प्रॉफिट होता है, दोनों का जो मतलब होता है वो अलग अलग होता है। कैश आपके पास 1,00,000 रुपए हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है आपके पास 10,000 हो। कैश आपके पास हो सकता है 0 हो, लेकिन प्रॉफिट हो सकता है आपके पास 1,00,000 रुपए। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास 10,00,000 रुपए का कैश है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट भी 10,00,000 है। और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट 10,00,000 रुपए है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के पास कैश भी 10,00,000 रुपए पड़ा होगा। तो कैश को प्रॉफिट नहीं कह सकते, प्रॉफिट को कैश नहीं कह सकते। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक कंपनी अपने अकाउंट्स को मेंटेन करती है और उसका प्रॉफिट शो होता है मान लीजिए 10 करोड़ रुपए, लेकिन उसके पास कैश अकाउंट में 10 करोड़ रुपए नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट से पर्पस सॉल्व नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन का यह जानना जरूरी है कि उसके पास कैश कितना आ रहा है। तो वो जो पॉइंट है वो प्रॉफिट से क्लियर नहीं होता। प्रॉफिट आपको ये नहीं बताता कि आपके पास कितना कैश आया और आपके पास से कितना कैश गया। तो कैश और प्रॉफिट में डिफरेंस होता है। कैश का मतलब प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट का मतलब कैश नहीं होता। सबसे पहले आपको ये पार्ट समझना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली बात मेरी समझ में आ गई होगी। एक बात बच्चे हमेशा याद रखिएगा, कैश डजंट मीन प्रॉफिट, प्रॉफिट डज नॉट मीन कैश। कैश और प्रॉफिट कभी बराबर नहीं हो सकते। देखिए मान लीजिए आपने बैंक से 10,00,000 रुपए का लोन लीजिए। अब आपके बैंक में 10,00,000 रुपए पड़े हुए हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना आपका प्रॉफिट भी 10,00,000 रुपए हो गया। आपने लोन लिया है, वो कैश आपके पास पड़ा हुआ है, तो उससे ये नहीं आप कंक्लूजन निकाल सकते कि आपका प्रॉफिट भी 10,00,000 रुपए है। सिमिलरली हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट में कैश सिर्फ 1,00,000 पड़ा है, लेकिन आपका प्रॉफिट 5 करोड़ का है। तो कैश का मतलब प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट का मतलब कैश नहीं है। लेकिन क्योंकि हमें यह जानना है कि हमारे पास कितना कैश आया और कितना कैश गया, कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, ये हमें जानना है। इसलिए हम बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको कुछ चीजें समझनी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर 3 प्रकार की एक्टिविटी होती हैं। एक होती है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होती है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और एक होती है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन आज मैं आप लोगों को ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में ही समझाऊंगा। मेन मेरा ऑब्जेक्टिव ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कराने का इसलिए है कि क्वेश्चन का जो 70% पार्ट होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है और जो 30% पार्ट होता है वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। इसलिए अगर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी अच्छे से समझ आ गया तो बाकी का जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी है उसमें आपको कोई बहुत ज्यादा मेहनत
नहीं करनी पड़ेगी। मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले आपको आना चाहिए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी को किस प्रकार से डील करते हैं। मैं डायरेक्टली आप फॉर्मेट पे नहीं आऊंगा, करवाने से पहले, फॉर्मेट को एक्सप्लेन करने से पहले, देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मेट भी बना रखा है और मैं वन बाय वन आपको ये कंप्लीटली समझाऊंगा। लेकिन इस फॉर्मेट को समझाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। उसमें से मैंने पहला पॉइंट आपको बताया कैश वर्सेस प्रॉफिट, कि कैश का मतलब प्रॉफिट नहीं होता और प्रॉफिट का मतलब कैश नहीं होता। ये पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाहता था। सेकेंडली मैं आपको ये भी बताना चाहता था कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, वो मैंने आपको बता दिया। हमारे पास कितना कैश आया, हमारे पास कितना कैश गया, उसकी जो स्टेटमेंट प्रिपेयर होती है दैट इज नोन एज कैश फ्लो स्टेटमेंट। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आ गया होगा। इससे पहले कि मैं आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में ज़्यादा बताऊं, मैं आपका ध्यान कुछ एक्सपेंसेस और कुछ इनकम की तरफ दिलाना चाहता हूं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है नॉन कैश एक्सपेंसेस। थोड़ा सा नीचे चलेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और थोड़ा सा और नीचे चलेंगे तो हमने यहाँ पे लिखा है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो इनका क्या यूज़ है, इनको कैसे यूज़ करना है, इनको कहाँ पे यूज़ करना है, वो मैं आप सबको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए। तो चलिए, सबसे पहले नॉन कैश एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जिसमें आपकी पॉकेट से कोई भी कैश नहीं गया। ध्यान से सुनिएगा, वो एक्सपेंसेस जिनसे आपकी पॉकेट से कैश नहीं गया लेकिन प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट का बैलेंस कम हो गया लेकिन कैश का बैलेंस कम नहीं हुआ, उसे हम नॉन कैश एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो प्रॉफिट है वो 1,00,000 रुपए का है और आपके पास जो है वो कैश भी 1,00,000 रुपए है। तो आपका प्रॉफिट भी 1,00,000 रुपए है, आपके पास कैश भी क्या है, 1,00,000 रुपए है। अब मान लीजिए आपने लगा दी डेप्रिसिएशन। आपने क्या लगा दी, डेप्रिसिएशन। कितने की डेप्रिसिएशन लगाई आपने, आपने डेप्रिसिएशन लगा दी 10,000 रुपए की। अब इससे क्या होगा, जो 10,000 रुपए की डेप्रिसिएशन लगेगी वो आपके प्रॉफिट को तो कम कर देगी, आपके प्रॉफिट को कम कर देगी लेकिन आपके कैश को कम नहीं करेगी। तो ये होता है नॉन कैश एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन क्या होती है, जब भी किसी एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। आपने एक मशीनरी परचेज की, आपने एक मशीन परचेज की, मशीन की कॉस्ट है 2,00,000 रुपए। अब आपको पता है कि समय के साथ साथ हर एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगती है। तो मान लीजिए इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग गई 20,000 रुपए। तो एसेट की जो आज की डेट में वैल्यू बची, एसेट की आज की डेट में बची वैल्यू 1,80,000। अब यहाँ पे क्या हुआ, मशीन की वैल्यू 2,00,000 है, उस पर डेप्रिसिएशन मतलब उसकी वैल्यू आज की डेट में 20,000 से कम हो गई, तो रिमेनिंग वैल्यू रह गई 1,80,000 रुपीज। अब प्रॉब्लम यह है कि डेप्रिसिएशन ने मेरे प्रॉफिट को कम कर दिया लेकिन मेरे कैश को कम नहीं किया, क्योंकि मेरी पॉकेट से ये 20,000 रुपए नहीं गए। जब एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगती है तो आपका प्रॉफिट कम होता है, बिकॉज डेप्रिसिएशन एक लॉस है, तो आपका प्रॉफिट कम होता है बट आपकी पॉकेट से कैश नहीं जाता। आपने एक गाड़ी खरीदी 10,00,000 रुपए की, आज उस गाड़ी की वैल्यू 8,00,000 रुपए रह गई। तो आप ये नहीं कह सकते कि 2,00,000 रुपए आपकी पॉकेट से चले गए। आपके पास एक एसेट था 10,00,000 रुपए का, आज मार्केट में उसकी वैल्यू 8,00,000 रहेगी। तो मतलब आपके एसेट की वैल्यू 2,00,000 से कम हुई है बट आपकी पॉकेट से 2,00,000 रुपए का कैश नहीं गया है। तो इसे कहा जाता है नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो नॉन कैश एक्सपेंसेस आपके वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके प्रॉफिट को कम करते हैं, आपके कैश को कम नहीं करते। सिर्फ प्रॉफिट को कम करते हैं, कैश को कम नहीं करते, उसे हम कहते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस। ये आपको जितने भी एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं, डेप्रिसिएशन, रिटर्न ऑफ, एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लग गई, ये आपके प्रॉफिट को कम करेगा, कैश को कम नहीं करेगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, आपने एक मशीन को 10,000 रुपए की उसकी वैल्यू थी और उसको 8,000 में बेच दिया। ठीक है, आपके पास 2,000 रुपए कम आए लेकिन आपकी पॉकेट से 2,000 नहीं गए, तो इसका मतलब ये भी क्या है, नॉन कैश एक्सपेंसेस। 10,000 की मशीन को 8,000 में बेच रहे हो, 2,000 का लॉस हो रहा है, तो ये आपके प्रॉफिट को कम कर देगा लेकिन ये आपके कैश को कम नहीं करेगा, इसलिए ये भी नॉन कैश एक्सपेंसेस है। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, आपने एक शेयर खरीदा था 200 रुपए के प्राइस पे,
आज उस शेयर की वैल्यू है 180 रुपए, आपने उस शेयर को 180 रुपए पे बेच दिया। ठीक है, आपको 20 रुपए का लॉस हुआ, आपकी पॉकेट में 200 पूरे नहीं आए, लेकिन आपकी पॉकेट से 20 रुपए नहीं गए। हाँ, जब आपने वो शेयर परचेज किया होगा उस टाइम पे आपकी पॉकेट से 200 रुपए गए, लेकिन जब आपने उस एसेट को 180 रुपए में बेचा, आपको 20 रुपए कम मिले, लेकिन आपकी पॉकेट से 20 रुपए और नहीं गए। तो इसे कहते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसी तरीके से इंटेंजिबल एसेट अगर राइट ऑफ हो जाते हैं, गुडविल राइट ऑफ हो जाती है, पेटेंट की वैल्यू कम हो जाती है, ट्रेडमार्क की वैल्यू कम हो जाती है, शेयर्स को आप अगर डिस्काउंट पे इशू करते हैं, देखिए वैसे आज शेयर्स अब डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, पहले डिस्काउंट पे इशू होते थे, अब शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, री इशू होते हैं। इसको मैं यहाँ से काटे देता हूँ क्योंकि शेयर अब डिस्काउंट पे इशू नहीं होते। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है, डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू होते हैं। अगर मान लीजिए बिजनेस से पहले के कोई एक्सपेंसेस हैं, समय के साथ साथ उनको भी राइट ऑफ करना पड़ता है, वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी कैश में नहीं होते। और अंडर राइटिंग कमीशन को राइट ऑफ किया जाता है, वो भी कैश में नहीं होता। तो ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं, डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, amortization of intangible assets such as goodwill, patent, trademark, discount on issue of debentures, preliminary expenses written off, अंडरराइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो आपके प्रॉफिट को कम कर देते हैं, जो आपके प्रॉफिट को कम कर देते हैं, लेकिन कैश को कम नहीं करते। तो ये होते हैं हमारे नॉन कैश एक्सपेंसेस। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नॉन कैश एक्सपेंसेस समझ आ गया होगा। मेरी बात दोबारा सुन लीजिए। नॉन कैश एक्सपेंसेस आपके वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके कैश को कम नहीं करते, सिर्फ प्रॉफिट को कम करते हैं। ये सारे के सारे जो लॉसेस हैं, ये आपके प्रॉफिट में से राइट ऑफ होते हैं। जब आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो या अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हो, वहां पर ये सारे एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे डाले जाते हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से माइनस किए जाते हैं, लेकिन कोई भी कैश में से लेस नहीं होता, इसलिए इनको नॉन कैश एक्सपेंस कहा जाता है। तो मेरा पहला पॉइंट था आपको ये समझाना, व्हाट आर नॉन कैश एक्सपेंसेस, और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। एंड में मैं एक बार आपको फिर समझा दूं कि नॉन कैश एक्सपेंसेस आपके वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कैश की फॉर्म में नहीं जाते। वो प्रॉफिट में से तो लेस होते हैं, प्रॉफिट में से राइट ऑफ होते हैं, लेकिन कैश की फॉर्म में आपकी पॉकेट से नहीं जाते, उन्हें हम नॉन कैश एक्सपेंसेस कहते हैं। उसके बाद आता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? देखो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रॉफिट में से भी लेस होते हैं और कैश में से भी लेस होते हैं, उन्हें हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। लेकिन ये नॉन ऑपरेटिंग क्यों है? ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं जो प्रॉफिट में से भी लेस होते हैं, कैश में से भी लेस होते हैं, लेकिन वो नॉन ऑपरेटिंग नहीं होते। वो क्या होते हैं? ऑपरेटिंग होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो बिजनेस को ऑपरेट करने में या बिजनेस को चलाने में कोई योगदान नहीं देते, उन्हें हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। आपने बिल्डिंग का रेंट पे किया, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, क्योंकि बिल्डिंग का रेंट दोगे तभी तो उसके अंदर बिजनेस करोगे। तो आपने बिल्डिंग का रेंट पे किया, आपने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी पे की, आपने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा पे किया, आपने लीगल चार्जेस पे किए, आपने इंश्योरेंस का खर्चा पे किया, आपने टैक्सेस पे किए। तो ये सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस को ऑपरेट करने में यूज नहीं होते। बिजनेस को स्टार्ट करने में यूज हो सकते हैं, लेकिन फंड्स के लिए यूज हो सकते हैं, लेकिन बिजनेस को चलाने में यूज नहीं होते, उन्हें हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपने बैंक से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया, तो ये जो 1 करोड़ रुपए का लोन लिया, ये आपके लिए लायबिलिटी है, और उस लायबिलिटी के ऊपर आप बैंक को इंटरेस्ट पे करोगे। अब जो आप इंटरेस्ट पे करोगे बैंक को, वो लोन आपने अपने बिजनेस के लिए लिया, वो इंटरेस्ट आप बिजनेस को चलाने के लिए, मतलब जो आप डे टू डे अपना बिजनेस रन कर रहे हो, उसके लिए आप इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे। आपने फंड्स अरेंज किए, उसके लिए आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आप बोरोइंग के ऊपर पे करते हो, डिवेंचर्स के ऊपर पे करते हो, बॉन्ड्स के ऊपर पे करते हो, या पब्लिक डिपॉजिट्स के ऊपर पे करते हो, उन्हें हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं।
जिनका बिजनेस में डायरेक्टली बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं है। बिजनेस में नो डाउट कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि बिजनेस भी तभी स्टार्ट होता है जब आपके पास फंड आते हैं। लेकिन एक बार जब आपके पास फंड आ जाते हैं तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट बनते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट नहीं बनते। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है? आपके लिए ऑफिस के खर्चे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्चे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं। लेकिन आपने बैंक से लोन लिया है, आपने डिवेंचर इशू किए, आपने बॉन्ड इशू किए, आपने पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, इन सब के ऊपर अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके वो एक्सपेंस होते हैं जो कैश की फॉर्म में तो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसको बिजनेस का पार्ट नहीं माना जाता। उन खर्चों को हम ये नहीं मानते कि ये खर्चे हमारे बिजनेस को चलाने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए इनको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहा जाता है। तीसरे नंबर पे आता है हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं एक इंस्टीट्यूट रन करता हूँ, तो मैं अगर एक इंस्टीट्यूट रन करता हूँ तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, यानी कि मेरी जो मेन इनकम है वो क्या होनी चाहिए? वो आप लोगों की फ़ीस होनी चाहिए। मेरी जो मेन इनकम होगी वो आप लोग जो मुझे फ़ीस पे करोगे वो मेरी क्या होगी? मेन इनकम होगी, यानी कि वो मेरी ऑपरेटिंग इनकम होगी। अब ऑपरेटिंग इनकम क्या है? आप लोगों को पढ़ाने के अलावा अगर मुझे कहीं और से कोई पैसा आ रहा है वो मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया कि मान लीजिए मैं एक कोचिंग सेंटर चला रहा हूं और उस कोचिंग सेंटर में मेरे पास 50 या 100 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जो मुझे फ़ी पे करते हैं, तो वो फ़ी मेरी ऑपरेटिंग इनकम है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है? मैंने कोई एसेट बेच दिया अपने बिजनेस का, मैंने अपनी कोई इन्वेस्टमेंट बेच दी, मैंने किसी को लोन दे रखा है वो मुझे इंटरेस्ट पे कर रहा है, मैंने कोई बिल्डिंग किराए पे दे रखी है वो मुझे रेंट पे कर रहा है, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है वहाँ से मुझे क्या मिल रहा है? डिविडेंड मिल रहा है। मतलब ये वो पैसा है जो मुझे पढ़ाने से नहीं आ रहा, पढ़ाने के अलावा कुछ और एक्टिविटी करने से आ रहा है, उसे हम कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जो बिजनेस आप कर रहे हैं अगर पैसा उस बिजनेस से आता है तो वो हमारी ऑपरेटिंग इनकम होती है, लेकिन उस बिजनेस को छोड़कर अगर पैसा किसी और सोर्स से आता है तो उसे हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, जो बिजनेस आप रन कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को बेच के जो आपकी इनकम होगी वो आपकी ऑपरेटिंग इनकम है। आप अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर बिजनेस करते हैं तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को सेल करके जो आपकी इनकम होगी वो आपकी बिजनेस इनकम होगी। अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को सेल करके, ट्रांसमिशन करके जो पैसा कमाएगी उसे हम क्या कहेंगे? उसकी ऑपरेटिंग इनकम कहेंगे। लेकिन आप काम कुछ और करते हैं और इनकम कहीं और से आती है, वो हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। जैसे मैं काम तो पढ़ाने का करता हूं, लेकिन एसेट्स, मेरे पास कुछ एसेट्स पड़े हैं, उनको बेच के मेरे पास क्या है? पैसा आया। तो मेरा काम एसेट बेचने का नहीं है, तो एसेट बेच के अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। मैंने अपनी कोई इन्वेस्टमेंट बेच दी, मैंने एफडी करा रखी है बैंक में, मान लीजिए 5 लाख रुपए की, और बैंक वाले मुझे क्या दे रहे हैं? उस एफडी के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट मुझे पढ़ाने से तो नहीं आ रहा ना, तो ये इंटरेस्ट मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। मैंने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी, मुझे रेंट मिल रहा है। मैंने किसी कंपनी के शेयर्स कहीं इन्वेस्ट कर दिया, वहां से मुझे डिविडेंड मिल रहा है। तो ये है आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। मैंने आपको सबसे पहले बताए नॉन कैश एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो एक्सपेंस होते हैं या उनको लॉस माना जाता है, लेकिन ये ऐसा एक्सपेंस या ऐसा लॉस होता है जो हमसे कैश की फॉर्म में नहीं जाता, ये सिर्फ प्रॉफिट में से लेस होते हैं। तो ये हमारे होते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं जो कैश की फॉर्म में जाते हैं, प्रॉफिट में से भी लेस होते हैं, कैश में भी लेस होते हैं, लेकिन हम इनको बिजनेस का खर्चा नहीं मानते। वो होता है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग सच एज लोन, डिवेंचर, बॉन्ड एंड पब्लिक डिपॉजिट। उसके बाद आती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम वो इनकम होती है जिसे बिजनेस में इंक्लूड कर दिया जाता है, लेकिन ये इनकम डायरेक्टली बिजनेस से नहीं होती, ये बिजनेस के अलावा किसी और चीज़ की वजह से होती है, उसे हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। तो सबसे पहले मैं आपको करवाना चाहता था नॉन कैश एक्सपेंस क्या होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा।
ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट कहाँ से बनेगी? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगी प्रॉफिट से। नेट मैं कहाँ से निकालूंगा कि मेरे पास कितना कैश आया और कितना कैश गया? वहाँ मेरा बेस क्या होगा? तो हम बेस उठाते हैं प्रॉफिट को। तो सबसे पहले प्रॉफिट को उठाया जाता है। जो भी करंट ईयर का आपका नेट प्रॉफिट है, जितना भी आपका करंट ईयर का नेट प्रॉफिट है, और करंट ईयर का नेट प्रॉफिट क्या होगा? जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस है और जो आपका ओपनिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस को हटा दीजिए तो आपका करंट ईयर का नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो सबसे पहला पार्ट होता है मेरा नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। सबसे पहले जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे, आपको निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। क्या बताया मैंने आपको? जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे तो आपको निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये जो यहाँ पे मेंशन है, नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये मुझे सबसे पहले कैलकुलेट करना है। बाकी चीज़ें बाद में कैलकुलेट होंगी। सबसे पहले कैलकुलेट होगा नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। चलिए, यानी कि मुझे सबसे पहले निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब ये निकलेगा कैसे? देखो, आपके पास करंट ईयर का नेट प्रॉफिट होगा, उसमें कुछ चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें हमें लेस करनी पड़ेंगी। मतलब देखिए, जो भी आप प्रॉफिट कमाते हो, उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा गवर्नमेंट ले जाती है टैक्स की फॉर्म में, कुछ हिस्सा आप लोग रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हो ताकि भविष्य में अगर कोई भी कंटीजेंसी होगी तो आप उस रिजर्व को यूज़ कर सकते हैं उस कंटीजेंसी के लिए। और कुछ हिस्सा जो है हमारे शेयर होल्डर ले जाते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है तो शेयर होल्डर को भी हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो प्रॉफिट का कुछ पार्ट टैक्स की फॉर्म में चला जाता है, कुछ पार्ट शेयर होल्डर के पास चला जाता है और कुछ पार्ट रिजर्व्स में चला जाता है। तो आपने ये जो जो काम किए हैं, पहले उस सब को उसको रिवर्स कर दीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर आपका जो भी है, उसके अंदर अगर आपने प्रॉफिट से जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र किया है तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। दोबारा सुन लीजिए, प्रॉफिट से जो भी पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र हुआ है वो ऐड कर दीजिए। शेयर होल्डर्स को आपने जो भी डिविडेंड पिछले साल प्रपोज किया है उसे ऐड कर दीजिए। ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने शेयर होल्डर को कोई इंटरिम डिविडेंड दिया है वो भी ऐड कर दीजिए। अगर करंट ईयर में आपने टैक्सेस पे करने के लिए कोई प्रोविज़न बनाया है तो वो भी ऐड कर दीजिए। और इसके अलावा कोई और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, जैसे मान लीजिए आपने कोई इंश्योरेंस क्लेम पे किया है, वो भी P&L में से अगर लेस हो रखा है तो उसको ऐड कर दीजिए। यानी कि 1 2 3 4 5 ये पांचों चीज़ें जो होंगी आपकी, ये नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोगों को ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जनरल रिजर्व में आपने जो भी पैसा ट्रांसफ़र किया है उसे हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। डिविडेंड जो आपने प्रपोज किया है उसे हम ऐड कर देंगे। इंटरिम डिविडेंड जो आपने ड्यूरिंग द ईयर पे किया है तो उसे हम ऐड कर देंगे। अगर कोई टैक्सेस का प्रोविज़न आपने बनाया है उसे हम ऐड कर देंगे। और ये बहुत कम होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, लेकिन अगर फिर भी कहीं पर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आपने P&L में डेबिट किया तो उसे भी हम ऐड कर देंगे। तो बच्चे इतनी बात याद रखिएगा, नेट प्रॉफिट में वैसे तो मेनली ये 4 चीज़ें ऐड होती हैं। ये पांचवी भी किसी क्वेश्चन में बहुत कम चांसेस हैं, अगर गिवन होगा तो ऐड हो जाएगा। बट मेन चीज़ याद रखिएगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, और अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम और P&L में से डेबिट हुई है तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अगर कोई रिफंड आया है हमें टैक्स का तो वो माइनस हो जाएगा। और अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम P&L में क्रेडिट हुई है, मतलब यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अगर डेबिट हुई है तो ऐड होगा। और अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्रेडिट हुई है, मान लीजिए हमने इंश्योरेंस क्लेम रिसीव किया, तो उसको हम यहाँ से लेस कर देंगे। तो जब ये हम काम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो पहला स्टेप क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट का? कैश फ्लो स्टेटमेंट का पहला स्टेप है कि आपको निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और उसके लिए आप क्या करोगे? नेट प्रॉफिट में ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व,
प्रपोज्ड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड, ये सब ऐड होगा। लेस क्या होगा? रिफंड ऑफ टैक्सेस, अगर क्रेडिट हुआ है तो लेस होगा। कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अगर लेस क्रेडिट हुई है तो वो भी लेस हो जाएगी। और यहां से हम पहुंचेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो मेरा पहला स्टेप क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब मुझे क्या करना है? अब आते हैं फॉर्मेट की तरफ। मैंने आपको बताया नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं, मैंने आपको बताया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, मैंने आपको बताया नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है। अब देखिए ये है हमारे सामने कैश फ्लो का स्टेटमेंट। नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर हो गया, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऐड हो गया, प्रपोज डिविडेंड ऐड हो गया, इंटरिम डिविडेंड ऐड हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्सेस ऐड हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिट ऐड हो गया, अगर कोई रिफंड है तो लेस हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिट है तो लेस हो गया। आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। फिर हमने क्या करना है, जो मैंने यहाँ बताया है, ये जो नॉन कैश एक्सपेंस है, ये जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इनको एडजस्ट करना है। देखिए नॉन कैश एक्सपेंसेस ने आपके प्रॉफिट को कम कर दिया था लेकिन कैश को कम नहीं किया। इट मीन्स इसका कैश के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट पड़ा था। अब मैं कैश ढूंढ रहा हूँ, तो अगर मैं कैश ढूंढ रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें मुझे कैश में ऐड बैक करनी पड़ेगी, तभी तो मैं कैश तक पहुँचूंगा। मैं कैश का पीछा कर रहा हूँ। कैश का पीछा कहाँ से कर रहा हूँ? प्रॉफिट को पकड़ कर मैं कैश के पीछे जा रहा हूँ। इट मीन्स कि प्रॉफिट में जो चीज़ें लेस हो रखी हैं, जो कैश में से लेस नहीं हो रखी, तो मैं क्या करूंगा? उन चीज़ों को प्रॉफिट में ऐड करता जाऊंगा। तो नॉन कैश एक्सपेंसेस भी प्रॉफिट में क्या होते हैं? ऐड होते हैं। तो आप फॉर्मेट में देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे? ये जो नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, amortization of intangible assets such as goodwill, patent, trademark, discount on issue of shares if any, discount on issue of debentures, primary expenses written off, अंडरराइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ। तो जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। मैं बता चुका हूं कि नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे आपके ऐड हो जाएंगे। मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में सबसे पहले जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं वो सारे ऐड हो जाएंगे। उसके बाद नंबर लगेगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। जितने भी आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या थे? इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, लोन के ऊपर इंटरेस्ट, डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट, बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट, डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट, ये भी ऐड हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये क्यों ऐड कर रहे हो? क्योंकि ये वो खर्चा है जो कैश की फॉर्म में जाता है और ये कैश में से भी लेस होता है और प्रॉफिट में से भी लेस होता है। तो फिर हम ये क्यों ऐड कर रहे हैं? तो देखिए कैश फ्लो का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि मुझे कैश ढूंढना है। कैश फ्लो का मकसद ये भी होता है कि मुझे वो कैश ढूंढना है जो मैंने बिजनेस से कमाया है। जो कैश मैंने कहीं और से कमाया है वो कैश आपका यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ना वो इनकम आनी चाहिए और ना वो खर्चा आना चाहिए। प्रॉफिट में से हर तरह का खर्चा माइनस हो जाता है, प्रॉफिट में हर तरह की इनकम ऐड हो जाती है। लेकिन जब मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहा हूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा गोल है कि मैं उस कैश को ढूंढूंगा जो मैंने अपने बिजनेस से कमाया है। तो कोई भी खर्चा जो बिजनेस के खर्चे को बिलोंग नहीं करता उसे हम ऐड करते हैं और कोई भी इनकम जो बिजनेस को बिलोंग नहीं करते उसे हम लेस करते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को मैंने यहाँ ऐड कर दिया और जितनी भी मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इन सब को मैंने यहाँ पे लेस कर दिया। तो हमारा यहाँ से ये कैलकुलेशन करके, मतलब सबसे पहले निकाला था नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, इसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सिंपल सा फॉर्मेट है कि मैंने करंट ईयर के प्रॉफिट में जितनी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स थी उनको ऐड किया है, लेस किया है, तो मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आ गया। फिर मैंने नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया,
फिर मैंने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया और फिर मैंने नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस कर दिया, मेरा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये मेरा एक पार्ट यहां पे खत्म हो गया। अब अगेन जो अगला है आप देखेंगे, ये फॉर्मेट खत्म नहीं हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, इसमें और भी चीज है। अब हम चलते हैं अगले मीनिंग की तरफ। आइए जी, वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? क्या होती है वर्किंग कैपिटल? अब आप लोगों ने तो रट्टा लगा रखा होगा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस के जितने भी डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, वो जिसमें से आप पे करते हो, उसके लिए जो आप पैसा इंप्लॉय करके रखते हो, उसे कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल में देखिए, वैसे तो जितने भी करंट एसेट्स होते हैं सभी वर्किंग कैपिटल के अंदर आते हैं, और जितनी भी करंट लायबिलिटीज होती हैं सभी वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने में काम आते हैं। मतलब वर्किंग कैपिटल कैसे निकाली जाती है? जितने भी आपके करंट एसेट्स होते हैं और जितनी भी आपकी करंट लायबिलिटीज होती हैं, तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करके हम लोग वर्किंग कैपिटल निकालते हैं। तो जब मैं कैश फ्लो कैलकुलेट कर रहा हूं, तो कैश फ्लो में कुछ चीज़ें होती हैं जो करंट एसेट्स के अंदर काउंट नहीं की जाती। तो सबसे पहले तो देखिए, वर्किंग कैपिटल में आपको क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। करंट एसेट्स का मतलब डेटर्स, बिल रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम। ये जो मेरा पार्ट है, ये पार्ट है आपका करंट एसेट्स का। ये मेरा क्या पार्ट है? करंट एसेट। कौन कौन से करंट एसेट्स? ये जो है मेरे डेटर्स हो गए, और उसके अलावा बिल रिसीवेबल हो गया, और उसके अलावा इन्वेंट्री हो गया, उसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, उसके अलावा एक्रूड इनकम हो गया। तो डेटर, बिल रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम, ये हो गए हमारे करंट एसेट्स। अब आते हैं जी हमारे करंट लायबिलिटीज पे। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये हो गई मेरी करंट लायबिलिटी। दोबारा बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि करंट लायबिलिटी कौन कौन सी होती है। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये हो गई मेरी करंट लायबिलिटीज। अब देखिए, कैश भी करंट एसेट्स होता है, कैश इक्विवेलेंट्स भी क्या होते हैं? करंट एसेट्स होते हैं। लेकिन जब हम बना रहे हैं कैश फ्लो, क्योंकि मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बना रहा हूं, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम कैश या कैश के किसी भी एलिमेंट को वर्किंग कैपिटल का पार्ट नहीं मानते। मतलब वर्किंग कैपिटल में हम इन चीज़ों को यूज़ नहीं करते, क्योंकि मैं बना ही कैश फ्लो स्टेटमेंट रहा हूँ। मैं यही तो ढूंढ रहा हूँ कि मेरे पास कैश इन हैंड क्या है और कैश एट बैंक क्या है। तो जब मैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और कैश इक्विवेलेंट को ही ढूंढ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इन एलिमेंट्स को यूज़ नहीं करूँगा, बिकॉज मैं इन्हीं को तो ढूंढ रहा हूँ। मैं ढूंढ रहा हूँ मेरे पास कैश इन हैंड कितना है, कैश एट बैंक कितना है, कैश इक्विवेलेंट कितना है, ये चीज़ें मैं ढूंढ रहा हूँ। तो जब मैं इन्हीं को ढूंढ रहा हूँ, तो इनको मैं वर्किंग कैपिटल का पार्ट नहीं बनाऊंगा। तो वर्किंग कैपिटल में ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं, लेकिन ये चीज़ें क्या होती हैं? एक्सक्लूड होती हैं। कैश का मतलब आपको पता है, एक होता है कैश इन हैंड, एक होता है कैश एट बैंक। और कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट जिसे आप बहुत स्पीड के साथ कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उसे कैश इक्विवेलेंट कहा जाता है। उसमें मार्केटेबल सिक्योरिटी आती है, करंट इन्वेस्टमेंट आती है। हालांकि दोनों का मतलब सेम होता है, अलग अलग नाम से आ सकता है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है। कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है मार्केटेबल सिक्योरिटी, या फिर करंट इन्वेस्टमेंट, या फिर ट्रेजरी बिल्स। ये होता है हमारा कैश, और ये होता है हमारा कैश इक्विवेलेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के माध्यम से हम अपना कैश ढूंढ रहे हैं और हम अपना कैश इक्विवेलेंट ढूंढ रहे हैं। नो डाउट ये क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन मैं वेरीफाई करूंगा कि जो क्वेश्चन में गिवन है क्या मेरा कैश वही है। इसलिए इसको वर्किंग कैपिटल का पार्ट हम लोग नहीं मानते, क्योंकि इस पार्ट को ही मैं ढूंढ रहा हूं। एंड में आपका जो रिजल्ट है वो इसके इक्विवेलेंट आना चाहिए। इसलिए यहां पर वर्किंग कैपिटल में मैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेजरी बिल, इनको काउंट नहीं करूंगा। अब बारी आती है वर्किंग कैपिटल को किस तरीके से हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को करते हैं। देखिए, आपको ध्यान होगा, मैंने अब देखिए करंट एसेट्स की जो वैल्यू है वो या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। करंट लायबिलिटी भी या तो इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी। अब यहां पे ध्यान रखिए, एसेट्स के केस में नेगेटिव रिलेशन होता है और लायबिलिटीज के केस में पॉजिटिव रिलेशन होता है। मतलब अगर आपके करंट एसेट बढ़े
तो आप उसे माइनस करोगे। अगर आपके करंट एसेट घटे तो आप उसे ऐड करोगे। मतलब करंट एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो आप उसे यहां से लेस करोगे, और करंट एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो आप उसे ऐड करेंगे। इसी तरीके से करंट लायबिलिटी के साथ पॉजिटिव होगा। करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो आप उसे ऐड करोगे, और करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो हम उसे क्या करेंगे, लेस करेंगे। ऐसा क्यों होता है? देखिए, करंट एसेट अगर बढ़ रहे हैं मतलब आपका स्टॉक बढ़ गया, इसका मतलब आपने स्टॉक खरीदा, इसका मतलब आपका पैसा गया, तो माइनस करोगे। आपके डेटर्स बढ़ रहे हैं, डेटर का मतलब क्या है, ज्यादा लोग आपसे पैसा उधार लेके सामान आपसे उधार पे खरीद रहे हैं और पैसा नहीं दे रहे हैं, यानी कि आपका कैपिटल ब्लॉक हो रहा है। तो इससे क्या होगा, आपका वर्किंग कैपिटल घट जाएगा। तो अगर आपके डेटर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपकी वर्किंग कैपिटल क्या हो रही है, कम हो रही है। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जब जब आपके करंट एसेट इंक्रीज होंगे आप उसे लेस करेंगे, और जब जब आपके करंट एसेट डिक्रीज होंगे आप उसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। करंट एसेट डिक्रीज पे ऐड क्यों करेंगे? मान लीजिए स्टॉक कम हो गया, इट मीन्स बिका है, कैश आया है। डेटर्स कम हो गए, इट मीन्स डेटर्स ने आपको कैश दिया है, तो आपके पास पैसा आया है। सिंपल सी बात है। तो सिंपल है, देखिए याद भी सिंपली रख सकते हैं कि करंट एसेट से केस में रिलेशन होता है नेगेटिव, और लायबिलिटी के केस में रिलेशन होता है पॉजिटिव। मतलब एसेट इंक्रीज होगा तो माइनस करेंगे, और एसेट डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और लायबिलिटी के केस में सीधा पॉजिटिव रिलेशन, लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो प्लस करेंगे, और लायबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और करंट एसेट और करंट लायबिलिटी क्या होते हैं? करंट एसेट अभी आपको बताए थे, डेटर होता है, बिल रिसीवेबल होता है, इन्वेंट्री होती है, प्रीपेड एक्सपेंस होता है, एक्रूड इनकम होती है। करंट लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिटर्स होते हैं, बिल्स पेबल होते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होती है, एक्रूड इनकम होती है। तो ये हमारी करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है। तो आपने क्या करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हम करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट करेंगे। हमारे पास आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। क्या आ जाएगा जी हमारे पास? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ये आ गया जी, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब क्या होगा, इसमें से सिंपली जो आपने इनकम टैक्स पे किया है, जो भी आपने इनकम टैक्स पे किया है वो इनकम टैक्स आप इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इनकम टैक्स जब आप इसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास आएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैंने यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हैं, मैंने यहाँ पे फ्रॉम भी लिखा है और मैंने यहाँ पे यूज भी लिखा है। मैंने ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव में भी आ सकता है और नेगेटिव में भी आ सकता है। अगर आपका ये पॉजिटिव में आया तो हम इसे लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर आपका आंसर नेगेटिव में आया तो हम नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको ये फॉर्मेट एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए बनाई जाती है क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास कितना कैश आया और ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास से कितना कैश गया। इसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है। हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो हमारे वेरियस सोर्सेज होते हैं, हमारी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, हमारी जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, हमारी जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, वहां से हमें कितना कितना पैसा आ रहा है। मतलब आप बिजनेस से कितना कैश कमा रहे हो, आपके पास लोन लेके कितना कैश आ रहा है, और अगर आप एसेट बाय कर रहे हो तो वहां पे आपका कितना कैश जा रहा है। ये वेरियस एक्टिविटीज को एनालाइज करने के लिए हम तीन प्रकार की एक्टिविटीज बनाते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाते हैं, और आज मैं आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में ही बताऊंगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने का एडवांटेज क्या है? आप शॉर्ट टर्म के लिए प्लान कर सकते हो। आप अगर कोई बजट बना रहे हैं तो बजट बनाने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। आपको पता चल जाता है कि आपके पास कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है। आपको ये भी पता चल जाता है कि क्या मेरे पास इतना कैश है कि मैं अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकता हूँ या नहीं दे सकता। आपके पास कितनी वर्किंग कैपिटल है गुड्स को खरीदने के लिए, और कितना पैसा आपके पास ब्लॉक है ताकि आप उसे यूज़ कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। इन चीज़ों के लिए हम लोग
कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो मैंने कहा था कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखोगे नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, उसमें जनरल रिजर्व में अगर कोई अमाउंट ट्रांसफर हुआ ऐड कर देंगे, प्रपोज डिविडेंड ऐड कर देंगे, इंटरिम डिविडेंड ऐड कर देंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेस ऐड कर देंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड ऐड कर देंगे, टैक्स का रिफंड आया है माइनस करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड है माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। उसके बाद क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास नॉन कैश एक्सपेंस है, मैंने पहले भी बताया जितने भी हमारे पास ये नॉन कैश एक्सपेंस है उन सब को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस को, डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटेंजिबल एसेट जो राइट ऑफ हो रहे हैं जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी वगैरह वगैरह, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स इफ एनी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, अंडर राइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ। तो जितने भी हमारे ये नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं ये सारे के सारे यहां पर ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आपके आते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जितने भी आपके ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, कौन से हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इन्हें हम क्या कर देंगे, इन्हें भी ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, लोन, डिवेंचर, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, इनका इंटरेस्ट, लोन डिवेंचर नहीं, लोन डिवेंचर बॉन्ड और पब्लिक डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट होगा उसे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर आती है जी आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, मैंने पहले भी बताया है कि बिजनेस को छोड़ के अगर आपके पास कोई और पैसा आता है उसे हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं। मतलब जो पैसा आपके पास बिजनेस से नहीं आया लेकिन किसी और सोर्स से आया है वो हमारी क्या है जी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। तो इन सारी चीज़ों को, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये इनकम बिजनेस की इनकम नहीं है, दूसरे सोर्सेज से इनकम आ रही है, इसलिए इसको ऑपरेटिंग से हटा देंगे। इसलिए इस इनकम को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करने के बाद हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर मैंने आपको बताया जो भी हमारे करंट एसेट इंक्रीज होते हैं, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री, अगर वो इंक्रीज होते हैं उसे लेस करेंगे। अगर हमारे करंट एसेट डिक्रीज होते हैं तो उसे ऐड करेंगे। अगर हमारी करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है उसे ऐड करेंगे और करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है उसे लेस करेंगे। ऐसे करंट एसेट के केस में नेगेटिव रिलेशन और करंट लायबिलिटी के केस में पॉजिटिव रिलेशन। करंट एसेट बढ़ेंगे तो माइनस करेंगे, करंट एसेट घटेंगे तो प्लस करेंगे। करंट लायबिलिटी बढ़ेंगी तो प्लस करेंगे, करंट लायबिलिटी घटेंगी तो माइनस कर देंगे। यहां से आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। भाई इतना कैश जनरेट हो गया, उसके बाद इनकम टैक्स जो भी आपने पे किया है कैश की फॉर्म में वो यहां से माइनस हो जाएगा। हमारा आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर आंसर पॉजिटिव आया है तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर आंसर नेगेटिव में आया है तो नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो उम्मीद करता हूं जी आपको ये समझ आ गया होगा। मैंने आपको बताया है कैश फ्लो क्या होता है। अगर हम थोड़ा क्विकली देखें, मैंने सबसे पहले बताया था कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश क्या होता है, कैश वर्सेस प्रॉफिट मैंने आपको बताया था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है। उसके अलावा नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होता है ये भी हम आपको समझा चुके हैं। वर्किंग कैपिटल में क्या क्या काउंट होता है, क्या क्या काउंट नहीं होता, कैश और कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। कल मैं आपको बताऊंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और फिर हमारा ये फॉर्मेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इन्वेस्टिंग और फाइनेंस के साथ मैं एक बार आपको ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी क्या कर दूंगा, रिवाइज करा दूंगा। तो मतलब अब तक जो हमारा ये फॉर्मेट बना है ये बना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी तक का। इसके बाद 2 एक्टिविटीज़ और होंगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और डरने की ज़रूरत नहीं है,
इतना ही, जितना ये पार्ट है इतना पार्ट हमारा क्या होगा जी, इन्वेस्टिंग का होगा, और इतना ही पार्ट हमारा फाइनेंसिंग का होगा। सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी है जो इतनी लेंथी है, बाकी इन्वेस्टिंग का पार्ट भी इतना ही होगा जो ये मैंने बॉक्स किया है यहाँ पे, और आपका जो फाइनेंसिंग का पार्ट है वो भी इतना ही होगा। अगर आपको बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझ में आ गई तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी आप लोग चुटकियों में कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप सभी को मेरा ये जो चैप्टर मैंने आपको बताया है, ये जो मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट समझाई है वो समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। तो ये चैप्टर अपना करना शुरू कर लीजिए। आज पहले तो आज और कल 2 दिन हम इसके फॉर्मेट पे लगाएंगे। फॉर्मेट अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, फिर मैं छोटे छोटे क्वेश्चन आपको करवाना शुरू करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।